नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े की बहस के लिए तो आप किसी भी चैनल पर जाकर देखें, इससे आप पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपके बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये एक बार विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि आप क्या अच्छा देख रहे हैं, क्या बुरा देख रहे हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा पत्र केंद्र को लिखने का फैसला किया है। इस पत्र के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र से अनुरोध करेगी कि प्रशासन जेलों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है, तो ऐसे में राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए। राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने दावा किया है कि कुछ पड़ोसी राज्यों में जो पश्चिम बंगाल से छोटे हैं, उनमें इस राज्य की तुलना में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की संख्या अधिक है। चटर्जी ने कहा है कि प्रशासन को अधिक कुशलता से चलाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सिविल सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारियों की भर्ती के लिए अधिकारियों की एक समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हमारे पास 23 जिले हैं और जिलों का पुनर्गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को यूपीएससी को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल के लिए नई आईएएस और नए आईपीएस कैडर के आवंटन को बढ़ाने के लिए कहा है, क्योंकि हमारे पास और जिले होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को खरगोन हिंसा से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए राहत राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग मंत्रालय ने आदेश देते हुए कहा कि खरगोन नगर में हुए सांप्रदायिक दंगों में प्रभावित व्यक्तियों व परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। इस बीच जिला प्रशासन और पुलिस ने रामनवमी पर हुई हिंसा में शामिल बदमाशों के अवैध भवनों को ढहा दिया है। अधिकारियों ने करीब 45 घर और दुकानों पर बुलडोजर चलाया है। करीब 16 घर और 29 दुकानें ध्वस्त की गई है। बता दें कि रामनवमी के दिन यहां सांप्रदायिक झड़प हो गई थी, जिसमें हुए पथराव में कई लोग घायल हो गए थे, जबकि एक की मौत हो गई है। हाल ही में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा था कि राज्य सरकार न केवल राज्य से दंगाइयों को खत्म करने पर काम कर रही है, बल्कि ऐसी मानसिकता को खत्म करने पर भी काम कर रही है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर समाज को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि खरगोन में हुए ये दंगे हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ हैं। हमारी संस्कृति समाज को जोड़ने की है, लेकिन बीजेपी से बांटने की कोशिश कर रही है। सीएनजी की बढ़ती कीमत कम करने और किराए में इजाफे समेत विभिन्न मांगों को लेकर आज दिल्ली एनसीआर ऑटो टैक्सी संगठन द्वारा आहूत हड़ताल का असर उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी देखने को मिला। हड़ताल के दौरान नोएडा से दिल्ली में और दिल्ली से नोएडा में टैक्सी और ऑटो का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहा। संगठन के लोग राज्य की सीमा पर खड़े हैं तथा दोनों तरफ के वाहनों को वापस लौटा दे रहे हैं। हड़ताल के चलते स्कूली बच्चों तथा दिल्ली जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेक्टर 12 के निवासियों ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में दफ्तर जाने के लिए ऐप से कैब बुक की थी, लेकिन कुछ देर बाद बुकिंग कैंसिल हो गई। कई लोगों ने कैब बुक करने पर अधिक किराया देखने की शिकायत भी की। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि देश की न्यायिक व्यवस्था में किसानों का विश्वास बहाल हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अजय मिश्रा टेनी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई औचित्य नहीं बचा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसके बाद तीनों कानूनों को वापस ले लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत सोमवार को रद्द कर दी और उन्हें 1 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीड़ितों को निष्पक्ष एवं प्रभावी तरीके से नहीं सुना गया, क्योंकि उसने साक्ष्यों को लेकर संकुचित दृष्टिकोण अपनाया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा और प्राथमिकी की सामग्री को अतिरिक्त महत्व दिया। दुनिया के साथ
भारत में भी कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 501 केस रजिस्टर किए गए। इसके साथ ही राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 7.72% हो गई। इससे पहले रविवार को 517 नए केस सामने आए थे। उसके दूसरे दिन 500 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए। वहीं बीते 24 घंटों में पूरे भारत में 1144 नए केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले में बढ़त देखी जा रही है। बीते दिन हरियाणा में 234 और यूपी में 115 नए केस दर्ज किए गए। इधर कोरोना की सटीक भविष्यवाणी करने वाले कानपुर IIT प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना कम है। अग्रवाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना क्यों कम है, क्योंकि अब तक कोई नया म्यूटेंट सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अब लोगों में इम्यूनिटी पावर 90% तक बन गई है, लेकिन अगर लापरवाही बढ़ती तो ये म्यूटेंट फिर से अपना असर दिखा सकते हैं। वही IIT कानपुर के दूसरे प्रोफेसर राजेश रंजन ने भी SIR मॉडल के हवाले से दावा किया है कि भारत में आने वाली चौथी लहर और दूसरी और तीसरी लहर से कम घातक होगी। सोमवार को खेले गए राजस्थान और कोलकाता के बीच मुकाबले में युजवेंद्र चहल ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। उन्होंने मैच में IPL 2022 की पहली हैट्रिक ली। चहल ने 17वें ओवर के आखिरी 3 गेंदों पर श्रेयस अय्यर, शिवम मावी और पैट कमिंस के विकेट लेकर पूरा मैच ही पलट दिया। इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने वेंकटेश अय्यर को भी आउट किया था। चहल ने जैसी हैट्रिक अपने नाम की, पूरा स्टेडियम झूम उठा। खुद चहल ने अनोखे अंदाज में हैट्रिक विकेट को सेलिब्रेट किया। मैच देखने चहल का परिवार भी आया था। पत्नी धनश्री भी चहल के साथ विकेट का जश्न मनाते हुए नजर आई। चहल से पहले भारतीय गेंदबाजों में लक्ष्मीपति बालाजी, अमित मिश्रा, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, प्रवीण कुमार, अंजेल चंदेला, प्रवीण तांबे, अक्षर पटेल, जयदेव नाथकट, श्रेयस गोपाल और हर्षल पटेल IPL में हैट्रिक ले चुके हैं। अमित मिश्रा ने सबसे ज़्यादा 3 बार ये कारनामा किया है। आज के दिन 1975 में भारत के अंतरिक्ष सफर की शुरुआत हुई थी, जब भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। भारत के पहले सैटेलाइट का नाम महान खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आर्यभट्ट की लॉन्चिंग के बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अंतरिक्ष के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया। अब तो आलम यह है कि दुनिया के कई देश अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भारत के अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन की मदद लेते हैं। भारत ने अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया था। वैसे तो आर्यभट्ट का निर्माण पूरी तरह भारत में ही किया गया था, लेकिन तब उसके पास सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए जरूरी रिसोर्सेज नहीं थे। इसके लिए भारत ने सोवियत संघ से समझौता किया था। इस समझौते के तहत भारत के सैटेलाइट को सोवियत संघ के रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजने पर सहमति बनी थी। IPL के पहले कमिश्नर ललित मोदी पर फिल्म बनने जा रही है। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की। इस फिल्म को 83 और थलाईवी के प्रोड्यूसर विष्णुवर्धन इंदुरी लेकर आ रहे हैं। यह फिल्म स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोरिया मजूमदार की ललित मोदी पर लिखी किताब पर बेस्ड होगी। फिल्म के लिए एक्टर अभी फाइनल नहीं हुए हैं। ललित मोदी ने IPL की शुरुआत की थी। वो 2005 से 2010 तक BCCI के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। 2008 से 2010 तक IPL के चेयरमैन और कमिश्नर रहे। 2010 में ललित मोदी को धांधली के आरोप में IPL कमिश्नर के पद से सस्पेंड कर दिया गया था। इसके अलावा उन्हें BCCI से भी सस्पेंड कर दिया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।